ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो फिजिक्स का लेक्चर था वो स्टार्ट हुआ था कल से। हमारा क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, यदि हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल देख चुके हैं। सारे पॉइंट को एक एक करके हमने देखा था, जिसमें विद्युत रोधी, चालक, आवेशन, तमाम ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जो हमने कल क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% मैं कह सकता हूँ, तो 150% यदि परसेंटेज में माना जाता तब भी इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो कूलाम का नियम यदि हम बात करते हैं तो कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आवेश के बारे में अपना एक विचार रखा। कूलाम का जो नियम था उसमें यह हुआ कि कैसे आवेश आपस में वर्क करते हैं, कैसे आवेशों में प्रक्रिया होती है, क्या आवेश जब अप्लाई होता है कोई भी निकाय, कोई भी क्षेत्र में, उसमें किस प्रकार का बल लगता है, क्या बल प्रक्रिया में आएगा, कैसा बल आएगा, तमाम सारी जानकारी कूलाम ने दी। कूलाम का नियम यदि हम बात करते हैं एज अ पीडीएफ के अकॉर्डिंग, तो कहता है इस नियम के अनुसार दो परस्पर बिंदु आवेश, मतलब इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब बल लग रहा है आवेशों के बीच में, मान के चलते दो आवेश हैं हमारे पास, एक है पिंड ए और एक है पिंड बी। ठीक, अब दोनों में आवेश का बराबर लगा, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है। आज को भी यहां तक समझ में आया। अब दोनों आवेशों को में एक बल लगेगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। दो ही घटनाएं होगी प्रकृति में आवेश के क्षेत्र में, या तो वो आकर्षित होगा या यदि वो प्रतिकर्षित होगा। दो ही ऑप्शन है। जब आकर्षण का विषय बिंदु बात करें तो आकर्षण के विषय बिंदु में कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता है, प्रतिकर्षण के विषय बिंदु की बात करें तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। और कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है? जब वो बल एक मतलब समान दोनों पिंड में बल नहीं, जब दो पिंड सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और जब दो पिंड विजाती होंगे तो आकर्षण होगा। एकदम दिमाग में लेकर चलो। तो कूलाम के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों जो आवेश हैं उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, उनके जो दोनों के आवेशों की जो मात्राएं हैं, जो संख्या है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो अनुक्रमानुपाती होता है बल, तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसको थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है। ठीक, एक पिंड को हमने Q1 दे दिया और एक पिंड में Q2 आवेश। मान लो एक पिंड A है और एक पिंड B। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखा जाए, पिंड A और पिंड B। ठीक, दो पिंड है। अब दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब क्या हो रहा है, एक पिंड A एक पिंड B, इस पिंड A में Q1 आवेश है और इस पिंड B में Q2 आवेश है, दोनों के लिए। अब क्या हो रहा है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो R है। दोनों पिंडों की बीच की जो दूरी है वो R है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यदि बात करते हैं
अब दोनों पिंडों की हम बात करते हैं, यदि एक पिंड ए और एक पिंड बी दोनों में आवेश है Q1 और Q2, तो जाहिर सी बात है उन दोनों आवेशों की कुछ न कुछ प्रकृति होगी, इन दोनों पिंडों में कुछ न कुछ प्रकृति का गुण होगा। प्रकृति का गुण होगा मतलब कि आवेश आया है बेटा, तो उसमें कुछ न कुछ तो प्राकृतिक घटनाएं या प्रक्रिया के द्वारा ही उसमें आवेश उन दोनों में आया होगा। पर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी कि कौन से पिंड में आकर्षण होगा और कौन से पिंड में प्रतिकर्षण होगा। तो इसे गुलाम ने क्या बोला कि लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है दोनों पिंड विजातीय हो और हो सकता है दोनों पिंड सजातीय हो। यदि दोनों पिंड सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और जब दोनों पिंड विजातीय होंगे तो उनमें आकर्षण बल लगेगा। गुलाम भाई साहब ने इतना बोल दिया और क्या साथ में बोला कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। जाहिर सी बात है बल क्यों लगेगा, मान लो एक पिंड ये है एक पिंड बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो अपने तरफ खींच रहा है, वो अपने तरफ खींच रहा है, तो उस स्थिति में क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई हुआ, एक बल अप्लाई हुआ, पहली कंडीशन। और यदि मान के चलो कि दोनों सजातीय हैं तो दोनों पिंड एक दूसरे को फोर्स लगा के बाहर करें, मतलब बल तो लग रहा है। जब तक बल नहीं लगेगा दुनिया में कोई भी वस्तु या चीज में कोई भी प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं कुछ भी हो, यदि उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, दुनिया में कोई भी घटनाएं हो उसमें यदि कुछ भी आप परिवर्तन लाते हैं तो वो परिवर्तन आपके बल को बताता है। किसको बताता है, बल को बताता है। अब वो बल क्या करेगा, या तो लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच लगने वाला बल, यानी बल ही लगेगा। मैं ये कलम उठा के रखा हूं यहाँ पे हाथ में, तब भी यहाँ पे बल लग रहा है। कोई भी चीज यहाँ पे हम लाइट कर रहे हैं तब भी बल लग रहा है। बिना बल यदि हमारे शरीर में बल नहीं होगा या सॉरी बल ना लगा पाएंगे तो काम नहीं होगा। तो बल लगाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा तभी आएगा जब हमें कोई किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाओं के द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा का प्रादुर्भाव रहेगा या आवेश रहेगा। आवेश के दूसरे शब्दों में ऊर्जा भी कह सकते हैं, कोई इसमें नहीं। चल तो कहता है उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने बताया, गुलाम ने। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, एक दूसरे के अनुदिश, दोनों रेखाओं के अनुदिश है। या तो ऐसे तो ऐसा ही एक नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे। अनुदिश का मतलब पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्या तक क्लियर? F proportional to Q1 upon Q1 into Q2 upon R का स्क्वायर upon R का स्क्वायर। इसको ऐसे समझे, यदि हमारे पास एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, आवेश लगा Q1, इसमें आवेश लगा Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, तो कूलाम कहता है, कूलाम का पहला नियम के अनुसार ये बात है, जब दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल संख्याओं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अनुपाती होता है। Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। आई होप इतना समझ तो आ गया। यही कूलाम का पहला नियम, इसको याद करने वाली बात है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये सूत्र हर जगह उपयोग आएगा। फिर यदि हम F इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करें, यदि प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा के एक नियतांक है, तो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन क्लियर इतना। के की वैल्यू की बात करें, जहां के क्या होता है बेटा, नियतांक। के जो है नियतांक होता है, यदि के की वैल्यू की बात करें तो 1/4 पाई epsilon 0 k ये होता है।
एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है के का वैल्यू 1/4 पाई। अब यही चीज को यहां भी प्रदर्शित किया गया के यहां आ गया Q1 to Q2 अपॉन जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। आपको इसका समझ में आ रहा है। अब कहता है यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, अभी क्या हो रहा है, के की वैल्यू किस कंडीशन में आएगा, जब हमारा कोई बिंदु निर्वात में हो। निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे एकदम ब्लैंक चीज है। तो यदि मान के चलो यदि बिंदु आवेश दोनों पिंड जिनमें Q1 और Q2 लग रहा है निर्वात में रखे हो, तो निर्वात की स्थिति का अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या होगा, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अतः F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर न्यूटन। कोई डाउट? यही है कूलॉम का कॉन्सेप्ट। अब ये न्यूटन क्या है, न्यूटन एक इकाई है, न्यूटन एक इकाई है। न्यूटन के 3 नियम 10वीं 9वीं 6वीं 7वीं हर जगह पढ़े आसान से। न्यूटन के तीनों नियम किसको बताते हैं, बल को बताते हैं। किसको बताते हैं, बल को बताते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, न्यूटन के 3 नियम याद करके रखिए, ठीक है। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के क्या है, नियतांक है। कहां का नियतांक है बेटा, ये आवेश से निर्वात की। तो यहां पे देखो के की जगह क्या वैल्यू आ गई, सिंपल, और बाकी चीजें तो सेम है, Q1 × Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन, ये इकाई। क्लियर, इतना समझ में आ गया। जब अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, सब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तब तो हम आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ कर पाएंगे। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, वैल्यू होता है 9.0 × 10⁹9 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करते हैं, इस वैल्यू का मतलब ये। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में। इसके बाद एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, ये नहीं बोलते एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता मतलब होता है विद्युत मतलब आवेश का प्रवाह, उसका कितनी विद्युत आवेश की शीलता जा रही है, कितनी आवेश कितनी गति से जा रहा है, कितना एक्शन से जा रहा है, वो डिनोट करते हैं एप्सिलॉन का। ध्यान रखना, निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब ही होता है कि निर्वात में हमारा जो आवेश है, जो ट्रेवल कर रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, वो कितनी गति से हो रहा है, कितनी क्रियाशीलता से हो रहा है, उस क्रियाशीलता को ही हम कहते हैं यहाँ पे आवेश के टर्म्स में, आवेश के शब्द में वैद्युतशीलता। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है कूलॉम का, जिसे आपको याद करके रखना है। दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों में आवेश लगता है, आकर्षण भी हो जाएगा, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, धन भी लग सकते हैं, धन ऋण भी लग सकते हैं, ऋण भी लग सकता है, ऋण धन भी लग सकता है, ठीक। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा आवेश शुरुआत होता है धन से और खत्म होता है ऋण में। आवेश शुरुआत होता है धन से, खत्म होता है ऋण से। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है, आवेश की बात करते हैं तो प्लस से शुरू होगा, धनात्मक चार्ज से शुरू होगा और ऋणात्मक में खत्म होगा। ऐसा समझो, ये पानी का बॉटल है, इसको हमने फिल करके रख दिया, अब हम इसको पीते जाएंगे, क्या धनात्मक का पूरा भरा हुआ, जैसे यूज करते जाएंगे पानी को, तो क्या होगा, लास्ट में माइनस में आके अटक जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। घड़ी का सेल ले लो, उसमें भी प्लस और माइनस लिखा रहता है। प्लस का मतलब वो चार्ज है, फुल चार्ज है, और जैसे जैसे उसको उपयोग हम करते रहते हैं, उपभोग करते जाते हैं, तो धीरे धीरे माइनस में खत्म हो जाता है और एक समय के बाद घड़ी का सेल भी डेड हो जाता है। बोलो समझ में आ गया? तो उस घड़ी के सेल में है क्या, आवेश है। उस घड़ी के सेल में आवेश है, एक समय के बाद उपभोग हुआ, आवेश खत्म हुआ। क्लियर? अगला है बहुल आवेशों के बीच हल। बहुल आवेश का मतलब होता है बहुत सारे आवेश। मान लो अभी हमने दो आवेश की बात की, कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेश हमने डन कर लिया। अब मैं मानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे पिंड हैं, बहुत सारे
पिंड है, अलग अलग पिंडों में अलग अलग आवेश लगेगा। जैसे हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक जूम करके देखिएगा, Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हो गए, यानी तीन पिंड हो गए, और एक ओरिजिन बिंदु। ओरिजिन बिंदु मतलब जहां से वो सारे आवेश निकल रहे हैं, ऐसा समझते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक, मैं कहता हूं कि इस ओरिजिन से आवेश का डायग्राम बनाते हैं या आवेश को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यदि हम आवेश को फॉरवर्ड करते हैं तो ये आवेश कई भागों में डिवाइड होता है। ये आवेश हमारा कई भागों में डिवाइड होता है। पहला डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। और ये ऐसे गया, इसके बाद ये कुछ ऐसे गया, और अब देखो यदि हम आवेश की बात करें, एक ये निकल के गया हमारा, एक ये निकल के गया, और एक यहां से गया, और एक यहां से गया। मतलब चारों तरफ क्या है, एक बाउंड्री मान लेते हैं। कोई भी आयत या आयत भी हो सकता है, आवेश गोल में भी हो सकता है, आवेश ट्रायंगल में हो सकता है, आवेश रेक्टेंगल में हो सकता है। हमारा डिपेंड करता है कि आवेश कहां कहां से प्रादुर्भाव हो रहा है। तो मान लेते हैं एक ओरिजिन है, एक हमारा Q1 है, एक हमारा Q2 है, और एक हमारा Q3। ठीक, बहुल आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश की बात कर रहा हूं, हमेशा याद रखना कि आवेश की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी पदार्थ के ऊपर आवेश लगा होगा। यानी ये जो पॉइंट है कोई पदार्थ वाला पॉइंट होगा। चित्र का मतलब होता है, हम एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन ये करते हैं, मानते ये है कि उन पॉइंटों में कोई न कोई पदार्थ होगा। पदार्थ किस टाइप का होगा बेटा, चालक, एकदम याद, चालक पदार्थ। ये तो लोहा होगा, ये तो तांबा होगा, ये तो एल्युमिनियम होगा, ये तो चांदी, ये तो सोना, जो भी है, पर चालक के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक आवेश आया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा आवेश हुआ। अब हमको इन तीन आवेशों की गणना करना है। क्या करना है, गणना। और गणना करने के लिए बेटी हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं यदि तो कुछ ऐसे है, ओरिजिन Q2 Q1 Q3 हो गया। अब देखो, जब हमारा आवेश, क्योंकि दो आवेशों के बीच में ही ना हम कूलाम का नियम पढ़े हैं। ओरिजिन से कुछ आवेश नहीं है, सिर्फ ओरिजिन से आवेश निकल गया है, इसको कोई आवेश का नाम नहीं दिया गया। तो इसको यदि हम समझे बेटा, तो एक Q2 से Q1 के बीच में, और Q1 से Q3 के बीच में, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब Q1 Q2 Q3 से Qn तक। जब Q1 Q2 Q3 से Qn होंगे तो जाहिर सी बात है इनका जो स्थिर वेक्टर होगा, ये r जो हमारी दूरी है, स्थिर वेक्टर जिसे कहते हैं, वेक्टर लगाया है तो उसके ऊपर एक चिन्ह जरूर लगाएंगे जरा। तो r से बोले तो r1 r2 r3 rn तक हो जाएगा। मतलब एक ही सरफेस में, एक ही जगह में एक से ज्यादा आवेशों की गणना करनी हो तो उसे कहते हैं बहुलक आवेशों के बीच का प्रश्न। ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि आपको फिर डायग्राम दे देगा, सब कुछ करो और इसको बोल दिया इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है, हो सकता है वहां पे कोई दूसरा डायग्राम दे दे, तो हमको एक प्रेडिक्शन करके चलते हैं इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास है और इसी को हल करते हैं। समझ आया? तो कहता है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेना, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर। कहानी सीधा सीधा ये है कि बहुत सारे आवेश होंगे, अलग अलग आवेश में अलग अलग बल लगते होंगे और उन सभी बलों को यदि जोड़ा जाए तो सारे बलों का योग के बराबर होता है। टोटल बल योग के बराबर होता
यदि हम बोले कि मैं अपने घर से, मेरे घर में मान के चलिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को मैं 5 रुपए दे दिया उदाहरण के लिए, तो मैं क्या मानूंगा, सारे बच्चे कितना पाए, 5 रुपए पा लिए। सारे बच्चों को क्या पता चला कि हमें 5 रुपये मिला, लेकिन मैं क्या मानूंगा कि मेरे जेब से कितना गया टोटल, 50। सेम यहां भी वही चीज है। आज वो इतना समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। उसका वेक्टर योग मतलब निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया, यानी एक बार एक आवेश के ऊपर एक बल, दूसरी बार दूसरे आवेश के ऊपर दूसरा बल, और सारे बलों को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब क्या हुआ, यहां पे बात करते हैं, माना किसी निकाय में n आवेश है। माना कोई निकाय है, ये निकाय जैसे ये निकाय हमारा हो बन गया, ठीक, इस निकाय में n आवेश है। कितने आवेश हैं? n, q1 q2 q3 q4 q5 q6 qn, n आवेश। क्लियर? तथा इसमें q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है। अब हमको किसमें विद्युत बल ज्ञात करना है? q1 में। इस पॉइंट में विद्युत बल ज्ञात करना है। आवेश कितने हैं? n है। बल भी कितने होंगे? अलग अलग बल हैं, लेकिन ज्ञात किसमें करना है? मानते हैं q1 में हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तो कहता है q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है, तो q1 पे ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? q2 q3 q4 q5 लेकिन qn के सापेक्ष। मतलब स्पष्ट है, यदि हम यहाँ पे किसी यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं पे मान लीजिए इसको q1 दे देते हैं, इसको q2, यहीं पे हमको बल निकालना है, बल ज्ञात करना है, तो एक बल ऐसे जाएगा, एक बल ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी एक्टिविटी। तो हमको क्या करना है, इसमें यदि बल ज्ञात करना है तो इसके सापेक्ष क्या हो सकता है? q2 हो सकता है, q3 हो सकता है, q4 हो सकता है, q4 भी हो सकता है, q5 भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर? तो कहता ये है कहानी से कि q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है, तो q2 q3 q1 के सापेक्ष आवेश q1 की स्थिति वेक्टर गणना इस प्रकार होगी। वेक्टर की मतलब होता है वही जो दो आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस हमने गुलाम में की थी वही। तो क्या बताया कि किसमें ज्ञात करना बेटा हमको? q1 में। इसके सापेक्ष q2 q3 q1 के सापेक्ष। तो वेक्टर की स्थिति क्या होगी q1 में? r1 r13 और r1। तो देखो q1 यहां तक, और q1 के सापेक्ष जो वेक्टर की स्थिति देखो r1 में है, ये r1 हो गया, r13 और यहां से rn तक ऐसे जाना। तो वेक्टर की स्थिति समझ में आ गई, r12 r13 r14 यदि होगा तो अगला q1 मान लीजिए q3 या q4 भी होगा तो r4 बन जाता, और कहां तक जाएगा? rn तक जाएगा, rn तक जाएगा। क्लियर? चलो ठीक। जब यहां पे बेटा इस पॉइंट में कोई बल की बात करते हैं इस आवेश के सापेक्ष, तो बल क्या लगेगा? एक बल ऐसे लगेगा इस तरफ F1, क्योंकि r12 है तो क्या लगेगा, और जब ये वाला इसके दिशा में जाएगा तो गाड़ी का बल इस तरफ आगे लगेगा। यदि हम कोई बल हमारी दिशा ऐसी है तो बल इसी तरफ भागेगा ना हमारा, और एक बल ऐसे भागेगा, तो इसके सापेक्ष ये बल लग गया और इसके सापेक्ष ये वाला बल यहां लगा, तो F12 और F13 क्या होगा? बल होगा। तब पिक्चर को इस इमेज को क्लियर कर लो तो आपसे बन जाएगा। फिर क्या हुआ? मानते हैं कि इसके अपेक्ष जहां q3 है q4 होगा, तो कहां तक जाएगा? qn तक। नंबर आवेश कितने हैं? qn है, 3 नहीं है, qn तक, और 3 को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो qn तक होगा तो जाहिर सी बात है qn से q1 के बीच की जो होगा तो क्या बनेगा? r1n बन गया ना, और इसके बाद जो इसमें बल लगेगा f1n। कोई डाउट इस डायग्राम में कोई दिक्कत पूछो, बन जाएगा पक्का श्योर। आगे देखिए, अब हम ये कहानी अंदर कर लेंगे, बहुत छोटी कहानी को, ज्यादा बड़ी नोट्स नहीं है, छोटी छोटी चीजें को अपन अक्सर पेंसिल बना के रखते हैं।
आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल किसमें निकालना है? Q1 में। किसमें निकालना है? सारा काम किसमें करना है? Q1 में। पूरी नौटंकी जो भी करना हम बल से सापेक्ष सब कुछ करना है Q1 में। तो जब सारा काम हम Q1 में करेंगे तो मान के चलो Q1 एक पिंड हो गया तो हमें पीछे से एक बल लगेगा, यानी दूसरा पिंड जब हमको बल लगाएगा तब तो इसमें काम होगा। लॉजिकल समझते हैं? ये हमारा हैमर हो गया कि हमारा कील हो गया। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमको इस कील को अंदर करना है तो ये तो रख लिए, और जब यहाँ से एक नया पिंड, ये नया पिंड हुआ, और जब यहाँ से हम धक्का लेंगे तभी तो इसमें प्रक्रिया होगी, तब ये अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो हम जाहिर सी बात है ऐसे मारेंगे तो बल भी तो आगे निकल जाएगा। दूसरा, ये हमारे पास मॉडल है, ये रखा हुआ है। अब इस मॉडल को मैं सामने ढकेलना है तो मैं यहाँ से पीछे से इसके लगा हुआ धक्का तब तो आगे जा रहा है, तो बल लग रहा है ना आगे की ओर। कॉन्सेप्ट ये है। फिर क्या होगा बेटी? आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, तो कैसे लगा? F1 विद्युत बल निकाल रहे हैं तो Q1 हम किसके कारण निकाल रहे हैं? Q2 के कारण। तो F1 यानी F1 पर किसके कारण? Q1 में यहां से गया तो बल भी मार रहा। तो इसको निकालने के लिए कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 का अपॉन R12 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच रहेंगे तो ये आ जाएगा, कोई डाउट? साथ में इनटू R12 का वेक्टर, ये वाला R12 का वेक्टर, और यहाँ पे क्या? R12 का स्क्वायर। यहाँ पे हम यदि बात करें तो यहाँ पे यदि करेंगे तो R12 रहेगा। इसको वेक्टर फॉर्म करते हैं, और यदि ये बिना वेक्टर कूलॉम का नियम लगाना है Q1 into Q2 पर R स्क्वायर, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? R12 और स्क्वायर ही हो गया और इसका वेक्टर ये हो गया। पक्का समझ में आ रहा है? अगला है आवेश Q3 के कारण, इसके कारण बल लग गया। यहां तक कहानी हो गई, इसकी वैल्यू निकल के ये आ गई। अब Q3 के कारण, इसके कारण यहां पे बल लग रहा है, तो जब इसके कारण बल लगा तो सेम यही प्रक्रिया यहां भी होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 सॉरी Q1 Q3 आ जाएगा। Q1 Q2 तो 3 आ रहा है, तो Q1 और Q3 आया अपॉन R13। R13 मतलब ये, तो यहाँ पे क्या वेक्टर में है, लेकिन यहाँ आ जाएगा R13 इनटू R13 का वेक्टर। ये कहानी क्या है कि हमारा जो सारा निकाल है किसी न किसी निर्वात में रखा हुआ है, इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण Q2 कर लिए, Q3 कर लिए, Q4 कर लिए, Q5 कर लिए, Q6 कर लिए, मान के चलते हैं, प्रेडिक्ट करके चलते हैं, और कहां तक करना? Qn तक। तो Qn के कारण, तो जब Qn के कारण है तो यहाँ पे F13 लिए थे, Q3 के कारण, जब यहाँ के कारण है, जब यहाँ है तो क्या है? F1n F1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात में, तो वैल्यू सेम आ गई। और यहाँ पे क्या? Q1 तो है ही, ये आ रहा है Q1, और किसके सापेक्ष? Qn के सापेक्ष, तो यहाँ पे ये आ रहा है क्या? Qn। क्लियर? अपॉन R1n इनटू R1n का वेक्टर। बोलो समझ में आया? बहुलक आवेश का कॉन्सेप्ट हम लेकर चले। ठीक, इसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है सारे आवेशों को या सारे आवेशों के जो बल लगने वाले बल हैं उनको एक साथ मर्ज करना। मैंने वही बताया कि पर बच्चा कितना पाया? 5 रुपए। बच्चा तो पाया हम 5 रुपए पाया, लेकिन जो देने वाला वो कितना दिया? 50 रुपए। तो उन सारों को कैलकुलेट कर देना। तो यहाँ भी वही चीज है, सभी आवेशों के निकाय के कारण Q1 पर परिणामी विद्युत बल। समझ रहे हो लॉजिक? अब हम सारे निकायों में जो जो बल लगे हैं उनका टोटल बल कितना रहा? परिणामी विद्युत बल, मतलब उस निकाय में कुल कितना बल था।
पाठक सबके पास तो कितना पैसा था जो 5-5 रुपए के उसमें भी किसी को मान लो किसी को हो सकता है 5 रुपए भी दे दिए हो, किसी को हो सकता है 15 रुपए भी दे दिए हो, पर हम कुछ भी दे 5 दे 15 दे सबको जोड़ना है यहाँ पे। वो यहाँ पे समझना है। तो हमने क्या किया F1 क्योंकि Q1 निकाल रहे हैं तो Q1 निकाल रहे हैं तो Q1 में कौन सा बल लगेगा F1 बल लगेगा। और ये वेक्टर ध्यान रखना याद रखना F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर F13 वेक्टर से लेके F8 बोलो समझ में आया। सारे बलों को जोड़ दिया जाए तो जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा कुछ ऐसे है एक स्टेप पीछे आगे है। यही तो है 1/4 एप्सिलॉन 0 into Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर into R12 का वेक्टर। यही तो था। ऐसे इसमें भी रहेगा ऐसे यही वैल्यू वहां पे आ जाएगी सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद क्या होगा कॉमन आ जाएगा तो क्या 1/4 एप्सिलॉन 0 सब में रहेगा ना ये कॉमन होगा बाकी सब क्या होगा यहाँ पे आ गई जो कि एज पीडीएफ में आपको ये नोट्स में उपलब्ध है। 1/4 आया तो कैसे कॉमन है समझा गया। तो 1/4 बाई Q1 into Q2 बटे R1 स्क्वायर ये इसकी वैल्यू और ये हो गया आपका बहुलक का आवेशों के बीच का बन जाएगा कंफर्म। अगला है विद्युत क्षेत्र। हालांकि इसको हमने कल डिस्कस किए थे। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र होगा कोई ऐसा निकाय होगा जहां पे अलग अलग आवेश का उत्पन्न होगा यानी जहां पे अलग अलग आवेश होगा तो उस पर्टिकुलर जोन की भी बात करते हैं। जैसे किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय कोई विद्युत आवेश है या आवेश का कोई एक समुदाय। तो किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता हो। सरल शब्दों में हालांकि मैंने कल डिस्कस भी किया था कोई एक ये तो कोई पिंड हो सकता है ये तो प्लस का ये तो माइनस का मतलब किसी में प्लस चार्ज हो सकता है किसी में माइनस चार्ज हो सकता है। तो उसमें जो चार्ज है तो वो सभी चार्जों का एक क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा क्षेत्र। यही होता है विद्युत आवेश क्षेत्र। कोई डाउट। और यहां पे क्या किया गया ध्यान समझना नोट्स में किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना जो ये मेन 11 केवी की टावर वाली लाइन बताती है देखे तो बरसात में देखना या अभी नॉर्मल जब उसके नीचे तो एक आवाज आती है चर 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 किया हुआ तब क्या होगा आवेश या धारा प्रवाह ठीक है। आप उसके नीचे ठीक रहिए तो आपको हल्का सा झंझनाहट महसूस होता है। अब मान लो आप उस टावर में चढ़ना शुरू कर दिए उस टावर में हम चढ़ना शुरू कर दिए तो मान के चलते टावर ये है इसकी जो वायर गई यहाँ हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए तो हमें अभी ज्यादा करंट का अनुभव कुछ भी नहीं होगा। मतलब उसके उस करंट के उस धारा के अंतर्गत नहीं उसका जो क्षेत्र है वहां तक हम नहीं पहुंच रहे और आगे बढ़ते जा रहे हैं चढ़ रहे हैं
तो जैसे इस धारा के द्वारा प्रवाहित होना, जो प्रवाह हो रहा है उसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को के अंदर हम जैसे जाते हैं, टच करते हैं, तो क्या कंडीशन आएगी, कुछ तो बल हमारे ऊपर लगेगा। तो किस प्रकार का बल लगेगा, समझना लॉजिक। यदि हम सजाती और विजाती लेकर यहाँ भी चल रहे हैं, धारा एक अलग प्रकृति का, मेरा जो बॉडी है एक अलग प्रकृति का, तो मैं जब उस धारा के क्षेत्र में गया तो आकर्षित हो जाऊंगा। और आकर्षित क्यों हो गए, क्योंकि उसमें जो धारा बह रही है, उस धारा के ऊपर जो लग रहा है बल, फोर्स, मेरे पास जो फोर्स है, बल तो मेरे पास नहीं है, मेरे फोर्स से कहीं गुना है, इसलिए मैं सीधे ले जाकर उसको चिपक जाऊंगा बिना टच। मतलब वो क्या किया, आकर्षित कर लिया, तुरंत मेरे को आकर्षित कर लिया। ठीक, अब मान लो कि हमारे पास वही प्रक्रिया है और मेरे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में मैं एक मान लो कवर करके जाता हूँ रबड़ का, अच्छा हैवी रबड़, उसके जो बल है, उसका जो क्षेत्र है, उससे कहीं हैवी कवर करके मैं अपने बॉडी में जा रहा हूँ पूरा रबड़ से, और मैं चढ़ रहा हूँ, तो मैं शायद उसके क्षेत्र में घूम के आ भी जाऊंगा, तब भी मुझे कुछ आकर्षण का गुण नहीं होगा, मुझे प्रतिकर्षित ही करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हर एक चीज का, हर एक धारा का, हर एक आवेश का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे वही चीज समझो, प्लस है तो प्लस है, देखो यहाँ से ये क्षेत्र है ना, और ये क्षेत्र में देखो प्लस से क्या हो रहा है, प्लस का जो आवेश अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। क्यों, क्योंकि वैसा समझो जैसे फुल पानी ये भरा हुआ बॉटल से हम पीते जा रहे हैं, बाहर जा रहा है, इसका पानी बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो ठीक वही चीज है, प्लस वाला प्रारंभिक होता है और प्लस वाला ही डिस्चार्ज होता है। तो ये बाहर जा रहा है, डिस्चार्ज होता है, कोई डाउट। और ऋण वाला क्या होता है, उग्राही होता है, वो अंदर आने, कोई डाउट। और हर एक क्षेत्र, क्षेत्र दिखा इस डायग्राम के अनुसार इसका क्षेत्र बनता है। ठीक इसी प्रकार जब प्लस और माइनस की हम बात करें, मान लें कोई एक निकाय है, उस निकाय में धन भी है और ऋण भी है, इस सेल का एग्जांपल देते हैं। तो ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ से ये बाहर जा रहा है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन इससे क्या जा रहा है, इससे बाहर जा नहीं रहा है। और ऋण में माइनस वाले में और इससे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलेगा तो नहीं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आवेशों का निकाय के कारण, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ठीक, गुलाम के नियम से नोट करो।